बच्चों नमस्कार। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 का गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके जो एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपका कुल अंक होने वाले हैं 60 और ये समय आपका होने वाला है 2.5 घंटा, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमें दिया है, विकल्प दिए हैं, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या होती है। समतुल्य यानी होती है समान संख्या। यदि हम 4/6 को लेंगे तो इसको 2 से काटेंगे, यानी 4/6 अगर हम लेंगे, 4/6 ले लिया। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो 2/3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस पे आपको टिक कर देंगे। ऐसे ही हमें नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? सिक्के देखो, सिक्के हैं और उस पे क्या एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। और यदि हेड आने का परिणाम कितना होगा? 1/2। तो ऐसे ही आप इसको कर दोगे, चित आने का प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 12 का वर्ग। आपको 20 तक वर्ग कम से कम करके ही जाना है। कितने तक? 20 तक वर्ग करना है, ठीक है? तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ये आपको याद नहीं है वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 का गुणा 12 में करके भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर दिया है एक आयत की लंबाई दी है 4xy और चौड़ाई दी है 6y² और क्षेत्रफल दिया है इतना। और आयत का सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 4xy और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 6y²। अब इनका गुणा करेंगे तो 4 छींग 24 और x ऐसे ही रहेगा। y का y² में होगा, y क्यू हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24xy³ देख लो यहाँ पर किस में है? 24xy की इसमें है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही पांचवा विकल्प दिया है 8x+8। देखो 8x+8 बटे में कितना दिया है? 8 दिया है। अब 8 से 8 कट जाएगा, अब बचे कितना? एक बचता है यहाँ पे, तो 8x+1। इसका आंसर ये हो जाएगा। और कौन से में है? ये है, तो इस पे आप टिक कर दोगे, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब दिए हैं हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया है समीकरण, ठीक है? समीकरण यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन समीकरणों को देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो समीकरण दिया है 3x बराबर 2x+18, ये दिया है रिक्त स्थान का पहला, ठीक है? तो जब चरराशि ये है, तो चरराशि बायां पक्ष ये है, तो बायां पक्ष इधर आती है तो किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस की है। बराबर कितना दिया है? 18। अब 3x में से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा? x बचेगा। बराबर में कितना है? 18। तो x बराबर 18 आ जाएगा। इसमें आपको क्या कर दोगे? 18 भर दोगे इसमें, ठीक है? अब नेक्स्ट दिया है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, चाहे चित आए या पट आए, उसको मतलब प्रायिकता कितनी आएगी? 1/2 आएगी, क्योंकि या फिर हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो इसमें 1/2 को करना है इसमें। सम प्राकृतिक संख्याओं के घन कितने होती हैं? सम होती हैं। जैसे कि मैंने मान लिया, आप मान जैसे 2 का मान लिया घन करेंगे, कितना? 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है घन, ठीक है? कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2। क्यों किया हमने गुणा? क्योंकि 3 घात थी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये क्या है? सम है, ठीक है? यानी कि सम संख्याओं का यदि हम घन करते हैं, यानी घनमूल करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सम प्राप्त होता है। इसमें आपको सम करना है। अब हमें दिया नवा। अब नवा में दिया हमें, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जैसे हमें दिया है ए, ये क्या दिया? ए गुणित माइनस ए की घात 2 और ए की घात 3। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ ए की घात 2 और 3 5 और 1 6, तो माइनस की ए की घात 6। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही 10वां दिया हमें। अब 10वां दिया 28x की घात 4 भागित के 56x। अब 56 जी हैं, ये नीचे चले जाएंगे क्योंकि भाग देंगे। 28x की घात 4 और भागित देंगे हम 56x का। अब x से एक x कैंसिल हो जाएगा और 28 दूनी 56, तो यानी कि 1/2 नीचे 2 बचेगा और x की घात 3 ये आ जाएगा। और एक लिखने की कोई जरूरत भी नहीं रहती है, तो x की घात 3/2 ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसमें आपको ये हो जाएगा, ठीक है? ये अपने आंसर है। अब हमें दिए हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है? तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। एक आयताकार भूमि की लंबाई, तो इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखोगे दिया करके, दिया है आयताकार आयताकार भूमि की लंबाई कितनी दे रखी है? आयताकार भूमि की लंबाई दे रखी है 17/2 मीटर दे रखी है, ठीक है? और चौड़ाई कितनी दे रखी है? यहाँ पर लोग लोगे चौड़ाई जितनी भी दे के लिखी होगी, चौड़ाई दे के रखी है हमें 13/2 मीटर और परिमाप हमें ज्ञात करना है 13/2 मीटर, ठीक है? अब परिमाप का एक सूत्र होता है, परिमाप का ये सूत्र होता है, परिमाप परिमाप बराबर 2 कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है? सूत्र, ये आपको याद रखना है। तो
2 कोष्टक लंबाई कितनी है हमारी 17/2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे 17/2 मीटर लिख ली, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 13/2 मीटर, ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेंगे 17 और नीचे की संख्या कैसी है समान है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों है, क्योंकि नीचे बोलती है हर की संख्या समान होती है ना, तो हम जोड़ दे रहे हैं। 17 और 13 कितने होते हैं 30 होते हैं, तो 30/2। अब 2 का भाग इसमें दे देंगे, कितना बचेगा 15 बचेगा, तो 2 कोष्टक के अंदर 15। अब जब कोष्टक हटता है तो गुणा का चिन्ह लग जाता है, तो 2 गुणित 15 तो कितना आ गया 30। तो इसका आंसर हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 30 मीटर, आपको लिख दोगे इसमें, ठीक है। अब दिया है नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमें। नेक्स्ट दिया है समीकरण 5x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 5। तो हम इसको देख लेते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये दिया है हमें सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 5। देखो चर राशि होती है ना, चर राशि सबसे पहले ये होता है दायां पक्ष, ये होता है बायां पक्ष। चर राशि इधर लेके आएंगे तो 5x, और इधर ये किसके हो जाएंगे माइनस के 3x बराबर माइनस के 5, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के 3। तो 5x में से 3x घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2x बचेंगे। और माइनस के 5 और माइनस के 3 यानी कि माइनस की संख्या बड़ी है तो घट जाएंगे, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। तो x बराबर इधर किसके हैं गुणा गुणा में, उधर जाए किसको हो जाते हैं भाग में हो जाते हैं, तो बटा 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। हम देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमें दे कर रखा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है, दिया है पाइथागोरस पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक जब 12, ठीक है। तो सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र लगाओगे 2m बराबर 12 करोगे, तो यहाँ से m का मान ज्ञात करोगे, तो 12/2, तो 2 कितना आ गया 6 आ गया, तो m का मान 6 आ गया। अब m का मान 6 आता है ना, जो m का मान, तो m का मान यहाँ पर लिखोगे m का मान m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 में रखने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे एम स्क्वायर प्लस में 1 में रखेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 6, तो चूंकि लगा के साइड में यहाँ पर लिख लोगे, लिख लिया। अब 6 इसमें मान रखोगे तो 6 स्क्वायर प्लस 1। अब 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 1, तो कितना आ गया 37। अब ऐसे ही एम का मान किसमें एम स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे, और यहाँ पर एम का मान कितने दे रखा है चूंकि करके लिख दोगे। एम स्क्वायर एम का मान कितना है 6 है, तो एम स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर -1, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और माइनस का 1 बराबर कितना आया 35। अब अतः करके लिख दोगे, अतः करके यहाँ पर लिखोगे पाइथागोरस त्रिक, अतः पाइथागोरस त्रिक कितना होगा हमारा, एक तो होगा 6, 35 और एक 37, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देके रखा है हमें दे के रखा है एक डलिया में 8 संतरे और 6 नींबू है, नींबू और संतरे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है 8 संतरे एक डलिया में कितने, एक एक डलिया में 8 संतरे, 8 संतरे और कितने नींबू हैं 6 नींबू हैं, 6 नींबू हैं, ठीक है। अब इनके नींबू और संतरे का अनुपात निकालना है, तो नींबू यहाँ पर लिख लो, संतरे संतरे और किसका अनुपात निकालना हमें, संतरे, और यहाँ पे कितना है नींबू लिख लो। तो नींबू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले संतरे की लिख लेंगे, संतरे की कितनी है 8, तो 8 लिख ली। नींबू की कितनी है 6, तो 6 लिख ली। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 और 2 तीन 6। अब यहाँ पर नींबू संतरे अनुपात में लिख लेंगे, अब इनको नींबू नींबू, तो संतरे कितना था 4:3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इनको करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया 15वां, 2-2 नंबर में आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, हम सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। हम अब देख लेते हैं, इस प्रश्न को नोट कर लेते हैं। प्रश्न दिया है हमें 3 की पावर यानी 3 की घात कितनी दे रखी है -7 दे रखी है, और भागित
3 की घात माइनस की 10 और गुणा 3 की घात माइनस 5। देखो इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं आधार। आधार जब भी सेम होता है ना, उसको एक बार लिख लेते हैं। अब जी भाग का चिन्ह है ना, तो -7 इस वाली घात में से इस वाली घात को घटाती है यदि भाग का चिन्ह आ जाए तो। माइनस की 10 की घात दे रखी है तो ये लिख ली। अब गुणा का चिन्ह, अब 3 की घात -5 ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर 3 है, अब माइनस के साथ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, इसका गुणा इसमें होता है तो ये हो जाता है +10 और गुणित 3 की घात -5। अब 10 में से 7 घट जाएंगे क्योंकि संख्या ये छोटी है, तो 3 की घात कितनी बचेगी 3। अब गुणित 3 की घात -5। अब ये वाला चिन्ह आ जाए। अब गुणा का चिन्ह जब भी आएगा ना, तो आप क्या करोगे, घातों को जोड़ोगे। तो 3 की घात, ये इसको यादार समान है, इसको एक बार लिख लिया, तो 3 की घात और प्लस और ये -5। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब 3 है, 3 ऐसी रहेंगी। अब घट जाएंगे लेकिन माइनस के 2 आएंगे। अब प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। 1 लिख लिया, अब ऊपर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, नीचे 3 आ जाएगा और घात अब कैसी हो जाएगी, प्लस में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट दे रखा है हमें यहाँ पर गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर हम कर लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, हमें देखो गुणनखंड करना है इसका। हमें दे रखा ax प्लस bx और माइनस, यहाँ पे स्पेस कम है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, इस साइड लिख लेते हैं इसको। ठीक है, हमें दे रखा है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए इधर इसमें से देखो क्या कॉमन है और इसमें से देखो क्या कॉमन है। तो यहाँ से देखो इन दोनों संख्या में कॉमन मतलब समान संख्या, यानी x में से कॉमन है तो x को हम बाहर ले लेंगे तो a बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा, b बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले लें हम कॉमन, बाय कॉमन है। यदि हम यहाँ से माइनस बाय लेंगे, ठीक है, माइनस बाय ले लेंगे, अभी यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ भी ये माइनस की बाय है तो ये प्लस की बाय हो जाएगी, क्योंकि बाय बाय तो बाहर निकल गई, सॉरी ये बचेगी अंदर। ठीक है, और ये चिन्ह रहता है ना माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर बी बचेगा क्योंकि बाय तो बाहर निकल गया। अब एक बार इसको लिख लेंगे, बाहर जो संख्या है तो x माइनस वाई और एक बार a प्लस बी कोष्टक वाली संख्या। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देख लेते हैं। हमें दे रखा है वितरकता। हमें क्या करना है, वितरकता के नियम से इस सवाल को करना है। ठीक है, अब हमें वितरकता के नियम से सवाल को करना है और करते हैं सवाल को। हमें दे रखा है 6/5, तो 6/5 और गुणित -3/12 और प्लस 6/5 गुणित 5/12। देखो वितरकता के नियम में क्या होता है, कॉमन संख्या इन दोनों में, देखो इसमें से और इसमें से कॉमन संख्या रहती है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन संख्या देखो 6/5 यहाँ पर भी है, 6/5 यहाँ पर भी है। तो एक काम करते हैं, 6/5 को हम बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिया, निकालने के बाद हम कोष्टक लगा देंगे। अब -3/12 अंदर, अब ये वाला प्लस का चिन्ह रहता है ना, वो यहाँ पर लगा देते हैं, और 5/12। अब नीचे की देखो संख्या, अपन जानते हैं ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। अब नीचे की संख्या जब भी समान होती है, कुछ नहीं करते, ऊपर की 5 में से 3 घट जाएंगे। ठीक है, घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और नीचे 12 के 12 ही रहेंगे। ठीक है, रहेंगे 12। अब क्या करेंगे, कोष्टक हटता है, गुणा का चिन्ह लग जाता है, तो यहाँ पर कोष्टक हटे, गुणा का चिन्ह लगेगा, तो 6/5 गुणित 2/12 हो गया। अब 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। अब फिर से भाग जा रहा है 12 का, 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा, 1/5। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हमें नेक्स्ट प्रश्न दिया है, हमें दे रखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, और हमें दे रखा है z/2 माइनस 1/5 बराबर z+3। ये हम करेंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है z/2 माइनस 1/5 बराबर z/3 प्लस 1/4, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये चर राशि जिसके साथ में ABCD होता है वो चर राशि होती है। अब उसे क्या निकालना, हमें बाहर निकालना है। तो z/2 उधर बाहर निकाल, इधर आएंगे मतलब इस साइड लेके आएंगे खींच के पकड़ के, तो ये प्लस, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर आएंगे किसका हो जाए, -के/3 बराबर 1/4, और इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 1/5। अब क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 3 दूनी 6 आ जाएगा एलसीएम। अब क्या करते हैं, ऊपर के जेड ऐसे उतार लेते हैं, उतार लिए, गुणा का चिन्ह लग जाता है। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। ऊपर के जेड ऐसे उतार लिए, 3 का भाग
2 में देंगे 3 दूनी 6, 2 बार गया, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लिए कितना आया? 20 आ जाएगा, 5 को 20। अब ऊपर की संख्या एक ऐसी उतार ली। 4 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, प्लस का चिन्ह। ऊपर के एक ऐसे उतार लेंगे, गुणा। अब 5 का भाग 20 में देंगे, 5 को 20। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 3z हो जाएंगी, 3z हो गए। उसके बाद ये 2z हो जाएंगे, ठीक है? बटे में कितने हैं? 6। और ये कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 4 बटे 20, ठीक है? अब 3z में से 2z चले जाएंगे, कितने बचेंगे? z बटे कितना? 6 बराबर 5 और 4 9 बटे 20। अब जो 6 हैं उधर जाएंगे, किस में हो जाएंगे? गुणा में हो जाएंगे। तो z बराबर कितने हो जाए? 9 बटे 20 और गुणा 6। अब ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 से काटोगे, 2 3 6 और 2 धाम 20। तो z बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणा 3 यानी 9 तिया 27 बटे 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये इस प्रकार से इस सवाल को करना है। अब आप नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक बाहुकोण की माप, ठीक है? हमें ये दे रखा है, ठीक है? तो हम पेज निकाल लेते हैं, ठीक है? हमें दे रखा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखोगे आप, दिया है, हमें दिया है क्या? बाहुकोण की माप। तो बाहुकोण की माप, बाहुकोण की माप कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 45 डिग्री दे रखी है, ठीक है? और भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? भुजाओं की संख्या बराबर, देखो, भुजाओं हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या बराबर बाहुकोण का जो कुल माप होता है ना, कुल माप, बाहुकोण का कुल माप बटे जो दिया है वो माप, कितना दिया है? बाहुकोण का माप दिया है वो लिख लेंगे। बाहुकोण का माप लिख लिया, यहाँ पर लिख ली बाहुकोण का माप। अब जितना हमें दिया है, बाहुकोण का कुल माप कितना होता है? 360 होता है। और जो दिया के देखे रखा है हमें 45 डिग्री। अब इसमें हम भाग देंगे, हम 5 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे या 7 का, कितना जितने का भाग देगा उतना देकर देखेंगे इसमें, ठीक है? भाग किसका जा रहा है? अब हम इसको काटेंगे 9 से। तो 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे या जिससे कट रहा है उससे काटें। 9 चौको 36, 5 नेम 45, ठीक है? तो 9 ही पन्ने कितने होते हैं? 45, ठीक है? तो 9 पन्ने 45 और 9 चौको 36। अब ऊपर कितने हो जाएंगे? 40 और नीचे कितने हैं? 5। तो 5 अट्ठे 40। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। और यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, अतः हमारी जो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे के रखा है, 20 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हमें इस प्रश्न को सबसे पहले क्या करना? 256 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है? 256 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ से हमने लिख लिया 256। 256 का हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम लेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है? अब 2 से फिर काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। या फिर आदि करते जाओ, 16 के आधे कितने होते हैं? 8 होते हैं। और फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसमें हम देखेंगे 3 का घन, मतलब 3 3 के जोड़ा। एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया और एक यह पर नहीं बन रहा। यानी यदि हम क्या कर दें, 2 का गुणा और कर दें तो पूरा काम हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, पहले इस पूरी संख्या को लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, सॉरी 2 गुणा 2, ठीक है? अब इतने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन गया 3 का, एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ पर नहीं बन रहा। यदि हम 2 का गुणा और कर दें तो ये पूरा जोड़ा बन जाएगा। यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 का, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। और अतः कर लेंगे, अतः यदि हम 2 का गुणा 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 2 का गुणा करने पर 256 एक पूर्ण घन बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। इसमें आपको ये घन बन जाएगा, ठीक है? ये आपको लिखना है, ठीक है? घन बन जाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट दिया है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें पता नहीं कौन सा घनाभ है, तो हमें दिया है, पहले हम लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर लिखा है दिया है घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी है। घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई h बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल जो दे रखा है हमें, क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है हमें, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और आयतन दे रखा है 90 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन दे के रखा है, आयतन बराबर 90 सेंटीमीटर क्यूब, क्यू सॉरी। तो सूत्र होता है घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई बराबर कितना होता है, आयतन, घनाभ का आयतन बटे घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, ये क्या होता है, सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम रख देंगे आयतन कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर क्यूब बटे क्षेत्रफल दे रखा है 18 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 18 पंचे 90, और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएंगे तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बचेगा। यहाँ पर लिख दोगे घनाभ की ऊंचाई, यहाँ पर लिखोगे h बराबर कितनी हो जाएगी, घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात ज्ञात करना है, इनके 22वें प्रश्न में हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला वाला गुणनखंड दिया है 2y कॉमा 24x दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2y को इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणित y, और 24x को किस तरीके से लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 गुणित x गुणित y, इस तरीके से हम इनको गुणनखंड करके लिख लेंगे। तो यहाँ से आप समान संख्या देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, y j है और यह है, तो जो संख्या समान होगी वही होगा सार्वगुणनखंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। ऐसे हमें देकर रखा है ये वाला 21ab और 49ab स्कोर, तो इसको कैसे करेंगे, देखो दूसरा दिया है 21ab और कितना दिया है 49ab का स्कोर, तो 49ab का स्कोर, तो 21ab को हम पहले तोड़कर लिखेंगे, तो 21 ए बी बराबर हो जाएगा 7 × 21, यानी कि 3 गुणा 7 गुणा ए गुणा बी, ऐसी ऐसी तो लिख सकते हैं इसको। अब 49 को तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, ए बी का स्कोर, तो 7 सतैया 49, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा ए गुणा बी कितनी बार है, 2 बार, यानी कि बी गुणा बी, इसको लिख लिया ऐसे। अब जो संख्या समान होगी उसको यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है तो इसको छोड़ो, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 7 है और यहाँ 7 है, और ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो समान संख्या है वही हो जाती है, 7 AB इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हम देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब देख लेते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न। हमें दे रखा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये प्रश्न दिया है, हमें इसका आंसर लाना है किसी तरीके से। हमें दिया है 2/5 गुणित -3/7 -1/14 और -3/7 गुणित 3/5, ये हमें दिया है। हमें उचित गुणधर्म का प्रयोग करके लाना है आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। 2/5 लिख लिया, अब क्या करें, गुणित -3/7। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस है, और ये क्या है, हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अब माइनस यहाँ पर प्लस लिख देंगे क्योंकि क्रम विनिमयता के नियम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ -3/7। ठीक है, -3/7, और यहाँ पर हमें क्या थे, गुणित 3/5, और ये ऐसे ही रहेंगे -1/14। ठीक है, अब जो संख्या समान हम लेकर आ गए, अब इसको एक काम करते हैं, हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वितरकता का नियम कहता है। बाहर निकाल लिया, अब 2/5 और अंदर कितने हैं, 2/5 और अंदर हमारे कितने रहेंगे, तो ये अंदर रहेंगे हमारे 2/5 और अंदर ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, 3/5 और कोष्टक -1/14। अब नीचे की संख्या समान होती, कुछ नहीं करते, ऊपर में 2 और 3, 2 और 3 कितने हैं, 5, तो -3/7 और 5/5 हो जाएंगे और -1/14। अब ये कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3/7 गुणा 1 बचेगा और -1/14। अब -3/1 में इसमें गुणा करेंगे, कर लिया, इसका गुणा इसमें, नीचे 7 ही रहेंगे, -1/14।
अब इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 14 होगा। अब 7 का ऊपर के -3 ऐसे ही रहेंगे गुणा 7 दूनी 14 2 आ जाएंगे -1 गुणा 14 का 14 हम भाग देंगे, एक बार गया 1 ही आएगा। तो -3 दूनी 6 और 1 1 बटे में कितना है 14। तो माइनस के 6 और -1 जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस के 7 बटे 14। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के 1 बटे 2। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हम करने वाले हैं ये वाला प्रश्न। ठीक है, हमें दिया है एक कार इतने रुपए में खरीदी गई, ठीक है, और 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अवमूल्यन जब भी हुआ ना तो उसको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है वो फॉर्मेट में लिख लोगे, कार का मूल्य कितना है यहाँ पर लिखोगे, दिया है। ठीक है, कार का मूल्य बराबर कितना दिया? 5 लाख। तो यहाँ पर जो उसको लिख लेंगे, लिख लिया। अब उसके बाद वार्षिक दर कितनी दे रखी है? 5%। तो वार्षिक दर कितनी है? 5% यहाँ पर लिख लेंगे। अब मूल्यन कितने वर्ष का हुआ? 1 वर्ष का। तो समय यानी कि एन, यानी कि समय एन कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है। अब मूल्यन जब भी होगा माइनस का चिन्ह आएगा। हमारा सूत्र होता है ए बराबर पी 1 माइनस आर अपॉन 100 की घात एन। अब ए हमें याद करना है, पी यानी कि हमारा मूल क्या है? 5 लाख है। 5 लाख है, यहाँ पर 5 लाख लिख लिए। कोष्टक बन, आर कितना दे रखा है हमें? 5% बटे 100। घात यानी कि समय कितना? 1 वर्ष। ठीक है, अब 5 लाख, ठीक है, 2 3 5, 5 लाख। अब 100 इधर मिश्र भिन्न है, समभिन्न में कैसे बदलते हैं? इसका गुणा इसमें करेंगे, 100 एकम 100 और -5, यानी कि इसमें से आ जाएगा 95। ऊपर कितने बचेंगे? 95, नीचे कितने? 100। समय हमारा कितना? 1। अब इसको काट लेंगे। कितने से कट रहा है ये? 5 से काट सकते हैं इसको। ठीक है, कितने से काट सकते हैं? 5 से काट सकते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 ने 45 और 20 आ जाएंगे ये। तो ये बचेगा हमारा 5 लाख गुणित 19/20। अब इसको काट देंगे, काट दिया 0 से 0। अब 2 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा? 2 से 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, और 2 पंचे 10, और ये कितनी जीरो है? 2 और 1 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे हम 19 गुणित 25,000। ठीक है, इस तरीके से हम इसको गुणा कर लेंगे इसमें। इस प्रश्न को इस विधि से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये हमें मेथड दिया है। देखो, कार का वर्तमान मूल्य कितना था? 5 लाख था। अब मूल्यन कितना? 8% के हिसाब से, वही हमने सूत्र लगाया। ठीक है, तो 5 लाख 1 माइनस 8/100। अब 4 का क्या कर दिया इसमें? भाग दे दी, तो 4 दूनी 8 और 4 से 100 में भाग दे दी, 25 आ गया। अब 25 एकम 25 और 2 23, तो 23 बटे कितना आ गया? 25 आ गया। अब 25 का भाग इसमें देंगे 5 लाख में, और 5 लाख में भाग देने के बाद 25 दूनी 50, तो कितने बचेंगे ये? 2 2 लाख। अब 2 लाख में 23 का गुणा, 23 दूनी 46, यानी कि 2 लाख में 23 गुणा कर देंगे, 4,60,000 इसका आंसर आ जाएगा। इस विधि से भी हम इसको कर सकते हैं। और ये हमें कुछ इस पैमाना दिया गया है, और एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? यहाँ पर देखो, टाइम दिया गया है तो आपको टाइम लिख देना है, कितनी यात्रा की, कितनी यात्रा नहीं की। ये आपका प्रश्न पत्र था। हमने इस बड़े ही सरल भाषा में इस प्रश्न पत्र को किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही हम सारे के सारे प्रश्न पत्र और सारे सेटों करवाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।